तो चलिए सबसे पहले आपको आज की बड़ी खबर बता देते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी का साउथ मिशन है। ऐसे में पीएम मोदी साउथ की 5 राज्यों का दौरा करेंगे। आज आंध्र प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पालनाडु में राजग की चुनावी रैली में हिस्सा लेंगे। तो वहीं पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी शामिल होंगे। कल कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। तो वहीं 19 मार्च को केरल और कर्नाटक का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी साउथ के 5 राज्यों का दौरा करेंगे। आज आंध्र प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। जनता को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि अब चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। और ऐसे में आज आंध्र प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक के बाद एक तमाम राज्यों का प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 दिन का प्रधानमंत्री मोदी का ये साउथ का दौरा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे टिफिन पार्टी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे। 650 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर बैठक होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक टिफिन बैठक होगी। वाराणसी के लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जो 400 प्लस का नारा है बीजेपी को, उसी लक्ष्य में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। और इसी क्रम में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं के लिए टिफिन पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से शुरुआत हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूपी सहित तमाम राज्यों में भी टिफिन पार्टी, टिफिन बैठक का आयोजन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी टिफिन पार्टी करने वाले हैं। काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। चुनावी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण ये दोपहर के 1 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 10:50 पर बैठक होगी और कैबिनेट बैठक के लिए जा सकते हैं। आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं और कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की आज बैठक होने वाली है। तो आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सुबह मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी 10:50 में। आज सुबह पीएम आवास पर ये मीटिंग होगी। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले और कैबिनेट के सुरक्षा मामलों की समिति की भी बैठक। और देखिए इस बीच बढ़ते हैं आगे दिल्ली से खबर, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की संभावित बैठक आज हो सकती है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर संभावित बैठक के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बैठक में तय हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नाम। बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए जहां एक तरफ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों की तारीखों का ऐलान कल होता है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। उस सब के बीच में लगातार प्रत्याशियों के नामों के ऊपर मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 195 प्रत्याशियों के साथ में पहली लिस्ट आई। उसके बाद 72 प्रत्याशियों के नामों के साथ में दूसरी लिस्ट आती है। वहीं तीसरी लिस्ट के ऊपर लगातार फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। बैठक होने वाली है आज, कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोर्सेज बता रहे हैं, दिल्ली कोर ग्रुप बीजेपी की बैठक होगी आज और इस बीच प्रत्याशियों के नामों के ऊपर मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर संभावित ये बैठक रखी गई है। यूपी के 24 उम्मीदवार जो कि अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं, उनके ऊपर मंथन किया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी एक और लिस्ट के साथ में प्रत्याशियों की सामने आए। फिलहाल यूपी और महाराष्ट्र को लेकर संभावित इस बैठक को रखा गया है। बैठक में यूपी के 24 उम्मीदवारों के नामों के तय होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से मिल रही है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होना है। दरअसल दादर के शिवाजी पार्क में न्याय यात्रा समाप्त होगी। 6700 किलोमीटर चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा रैली में इंडी गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। इंडी गठबंधन के बड़े नेता शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज, क्योंकि 17 मार्च और ऐसे में 17 मार्च को मुंबई में न्याय यात्रा राहुल गांधी की खत्म हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो इंडी अलायंस के बड़े नेता हैं वो आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आपको याद होगा कि जनवरी में मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का दौरा, गुजरात का दौरा ये यात्रा करती हुई नजर आए। और अब
आज इस यात्रा का समापन होना है, क्योंकि अपने अंतिम चरण में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो आज इस यात्रा में नजर आएंगे। 6,700 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, तो एक लंबा सफर तय किया गया है। न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अब महाराष्ट्र में खत्म हो गई। 145 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं और इस दौरान केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर राहुल गांधी ने जोर का हमला भी बोला। और चलिए, और अब बात होगी आपके फेवरेट सेगमेंट यानी अखबारों की। अगर हम अखबारों पर आज नजर डालें तो पहले पेज पर सिर्फ और सिर्फ चुनावी शंखनाद यानी कि जो तारीखों का ऐलान कल हुआ है उससे जुड़ी हुई खबरें आपको नजर आ जाएंगी। दरअसल चुनाव का ऐलान हो गया है, चुनावी शंखनाद हो गया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों पर कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन जब कल चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो न सिर्फ तारीखों की घोषणा की गई बल्कि इस बात की भी पुष्टि की गई कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं चुनावों को कराने के लिए। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, बुजुर्गों के लिए पूरी तैयारियां की गई है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको लेकर वहां पर जिक्र किया गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में सभी चरणों में मतदान होने हैं। नतीजे आने हैं 4 जून को। 1,82,00,000 युवा पहली बार वोट डालेंगे और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपील कर रहे हैं। सरकार से भी बार बार उनके द्वारा अपील की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें हम दिव्यांग मतदाताओं की तो 85 साल की उम्र से ज्यादा और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले घर से ही मतदान कर सकेंगे। तो इस बात की जानकारी भी कल चुनाव आयोग की तरफ से दी गई। तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी हो रही थी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ ही तमाम राज्यों में। इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। मणिपुर में जाति हिंसा के चलते अलग वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि हर जगह एक दिन पर बाहरी मणिपुर सीट पर 2 दिन वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, वोटिंग में शांतिपूर्वक वोटिंग हो जाए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया जिस पर हर किसी की नजर होती है, बहुत जल्दी अफवाहें बन जाती हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए भी यहां पर बात कही गई है। नफरती भाषण पर सख्ती की बात यहां पर की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था की बात की गई है। 3.4 लाख से ज्यादा जवान तैनात होंगे देश भर में चुनाव के दौरान। इसके अलावा बंगाल में सबसे ज्यादा 92,000 सुरक्षा बलों, केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। और अगर बात करें हम डेट्स की तो पहला चरण है 19 अप्रैल को, दूसरा चरण है 26 अप्रैल को। पहले चरण में होंगे 21 राज्य में, दूसरे चरण में होगा 13 राज्यों में। तीसरे चरण की बात करें 7 मई को, इसमें होंगे 12 राज्यों में। चौथे चरण की बात करें तो 13 मई को 10 राज्य में चुनाव होंगे। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों में होंगे। 6वें चरण में 25 मई को 7 राज्यों में। 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों में चुनाव होंगे और इसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो चुनावी शंखनाद तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इसी हेडलाइन के साथ पूरी जानकारी शेयर की गई है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की जो तारीख है उसकी घोषणा हो गई और इसी के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी अगर बात करें तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। ओडिशा में 4 चरण में वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 13 मई को मतदान। सिक्किम और अरुणाचल में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है और साथ ही साथ 4 राज्यों यानी कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीख की जानकारी दी गई है। ओडिशा में 13 मई को, 20 मई और 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में 1 चरण में मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 13 राज्यों में 26 विधानसभा सीट के लिए चुनाव, जो उपचुनाव है, उसकी भी पूरी जानकारी दे दी गई है। तो पहले की तरह 7 चरणों में चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान और पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। देखिए, लोकसभा चुनाव की बात हुई। लोकसभा चुनावों के साथ साथ में 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल तो आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को मतगणना होने जा रही है। तो कुल मिलाकर इन सभी डेट्स का ऐलान कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से चुनाव होने जा रहे हैं और किस तरीके से फेयर चुनाव कराने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं और तैयारियां लगातार की जा रही हैं। और फिलहाल इसके साथ साथ में ये भी बताया गया इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के
द्वारा कि किस तरीके से ऑब्जर्वर्स की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया गया है जो कि लगातार नजरें बनाए रखेंगे। एयरपोर्ट के ऊपर सुरक्षा कड़ी की गई है ताकि जो भी सामान आए या फिर जो इंपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर लाया जा रहा है, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल 19 अप्रैल से मतदान शुरू होने वाला। आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोटिंग होगी। 26 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनावों का ऐलान भी यहां पर कर दिया गया है। वहीं अगर अखबारों की हेडलाइन की बात करें तो हिंदुस्तान अखबार में सबसे पहले चुनावों से संबंधित हेडलाइन ही दी गई है और हेडलाइन दी गई है कि हुकूमत पर फैसला 4 जून को, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट्स आने वाले हैं। सभी चुनाव जो कि हो रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर वो लोकसभा चुनाव हो, इन सभी का जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा, जब ये डिसाइड होगा कि सत्ता में कौन काबिज होता है। तो देखिए, बात चाहे लोकसभा चुनाव की करें, विधानसभा चुनाव की करें, एक एक अपडेट आपको भारत 24 दे रहा है। बात दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि छठे चरण में यहां पर मतदान होना है। 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में और ऐसे में एक साथ यहां पर मतदान किया जाना है। 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होगा। तो 1,47,18,119 मतदाता हैं और ये सभी 25 मई को मतदान करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि हर एक राज्य में किस दिन किस चरण में वोटिंग होनी है, ये जानकारी कल सामने आ चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी बारीकी के साथ जानकारी दी गई है। और जब दिल्ली की बात करें, दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें हैं, तो 25 मई को इन 7 सीटों पर एक साथ मतदान किया जाएगा। तो देखिए, चुनावी महासमर का बिगुल बज चुका है और आप तमाम न्यूज़पेपर्स को आज देखेंगे तो हर एक न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पर सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में हेडलाइन है वो चुनाव की तारीखों को लेकर ही है। मेरे पास उस वक्त दैनिक जागरण है और देखिए, दैनिक जागरण में महासमर का शंखनाद हेडलाइन दी गई है। बताया गया है कि 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल, क्योंकि लोकसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया, उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई। टोटल कितने वोटर्स हैं, कैसे मतदान किया जाना है, किस तरह की तैयारियां रहेंगी, उनकी तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और ऐसे में 13 राज्यों की रिक्त पड़ी 26 विधानसभा सीटों के लिए भी साथ में ही चुनाव होगा। इसके अलावा जैसे दिल्ली का जिक्र मैंने किया, तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। 25 मई को इन 7 की 7 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। पलक। और देखिए, अगर हम बात करें उड़ीसा की, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में होगा 4 चरणों में मतदान। 21 लोकसभा सीट है यहाँ पर और इसमें वोट डाले जाएंगे 4 चरणों में, क्योंकि कुल मिलाकर ये 7 चरण है जिसमें वोटिंग होनी है। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 4 चरणों में मतदान होगा। तो अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, केरल की बात करें तो केरल की सभी 20 सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा। 26 अप्रैल को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियां पुख्ता हैं और अब चुनाव प्रचार और भी ज्यादा जोर पकड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा की हो गई है। अपनी अपनी गारंटियां दी जाएंगी अलग अलग पार्टी की तरफ से, लेकिन जो सुनहरे सपने की ईंट है वो आपको रखनी है। सबको खूब परखिए, सबको खूब तौलिए और उसके बाद फिर आप वोट करिए। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, केरल की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो पूरी जो जानकारी है चुनाव आयोग की तरफ से शेयर कर दी गई है। ये भी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है कि क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और इसी के साथ साथ जिन राज्यों में उपचुनाव होने उसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है। 13 राज्यों में 26 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होंगे। तो साथ ही साथ अगर बात केरल की करें, इससे पहले बात हम ओडिशा की कर रहे थे और तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 जून को किसकी सरकार होगी ये साफ हो जाएगा। 26 अप्रैल को बात अगर केरल की करें तो यहां पर वोट डाले जाएंगे। केरल की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। तो पहले की तरह 7 चरणों में चुनाव होंगे पूरे देश में। इसी के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा, 1 जून को 7वां चरण होगा और इसी के साथ साथ तमाम राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसे लेकर पूरी जानकारी भी शेयर कर दी गई है। साक्षी। बिल्कुल रंजना, और इस बीच केरल के बाद बिहार की बात, क्योंकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। कौन से राज्य में कितने चरण में चुनाव दिए जाएंगे, इन सबकी जानकारी कल इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के द्वारा दी गई। राजीव कुमार ने बताया कि किस तरीके से चुनाव होंगे। 40 लोकसभा सीटें आती हैं बिहार से, ऐसे में बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे। और हेडलाइंस की अगर अखबारों की बात की जाए तो इसमें जानकारी दी गई है कि लोकसभा के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होते हुए नजर आने वाले। राजीव कुमार ने बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव कराना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसका ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 चरणों में कराया जाएगा।
बिल्कुल, तो देखिए बिहार में 7 चरणों में मतदान होना है और किस तरीके से हर एक सीट पर कि कब होगा वोटिंग, ये जानकारी आ चुकी है। और वहीं अगर हम चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्योंकि कल जब वो ऐलान कर रहे थे अपने सहयोगियों के साथ, जो कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, उनकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने ये कहा कि इस मौके पर राजनीतिक दलों से पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव में बगैर किसी कटुता के अच्छे माहौल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दल प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखें और व्यक्तिगत हमलों से बचें, जाति धर्म को लेकर भी सतर्कता बरतें ताकि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट या रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट ना दें। अब देखिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा, ये भी आपको बता देते हैं क्योंकि अब हम एक एक राज्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा की और सभी 7 चरणों में इन 80 लोकसभा में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो वोट कर सकेगी। 80 सीटें, एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो इसीलिए 7 चरणों में पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर वोटिंग की जाएगी ताकि कोई भी चूक ना रह जाए, कोई भी गलती ना हो, किसी भी तरह की सेंधमारी ना हो। इसीलिए 7 चरणों में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए मतदान होना है। और वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। यानी कुल मिलाकर अगर बात कर लें, आज 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर 7 के 7 चरणों में चुनाव होंगे। लोकसभा की कुल मिलाकर 42 सीट है, यहाँ पर वो मतदान होंगे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, 92,000। क्योंकि आपने देखा है अमूमन जब चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल में, वहां से हिंसा की खबरें बहुत ज्यादा आती हैं, तो उसको रोकने के लिए शांतिपूर्वक चुनाव हो सके, जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी मतदाता हैं, अपने मत का वो प्रयोग कर सके, इसके लिए वहां पर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। और 92,000 केंद्रीय बलों की तैनाती बंगाल में सबसे ज्यादा की गई है। बिल्कुल, तो देखिए एक एक राज्यों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। बात अब राजस्थान की भी कर लेते हैं। राजस्थान में 2 चरणों में यहाँ पर वोटिंग होगी। 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा की 25 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होगा। तो भाजपा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे को झालवाड़ से उतारा था। ये कुल 25 सीट और पहले का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि देखिए आंकड़े काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2019 की अगर बात करें तो भाजपा 25 सीट के साथ 58.47% यहाँ पर वोट हासिल की। कांग्रेस की बात करें तो एक भी सीट यहाँ पर हासिल नहीं हुई थी और अन्य अदर्स की बात करें तो यहाँ एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। तो राजस्थान का यहाँ पर जिक्र, राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। 2 चरणों में यहाँ पर वोटिंग होती हुई नजर आएगी और लोकसभा की 25 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होगा और पूरी तैयारियां चुनाव आयोग ने की है। ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। साक्षी। और इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा कहा गया कि 1.8 करोड़ युवा पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। 96.8 करोड़ में से 39.7 करोड़ पुरुष हैं और 47.1 करोड़ महिला वोटर हैं जो कि वोट डालने के लिए जा रही हैं। डेटा भी शेयर किया गया और इसी डेटा को यहां अखबारों में भी तरजीह दी गई। यहां बताया गया कि 97 करोड़ मतदाता इस बार वोट करेंगे। ये संख्या विश्व में सबसे अधिक है और देखिए यही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारत और 39 करोड़ से अधिक पुरुष और 47 करोड़ महिला मतदाता मौजूद हैं। इसी के साथ साथ में खासा जो फोकस रखा गया है वो बुजुर्गों के लिए भी रखा गया कि किस तरीके से बुजुर्ग जो वोटर्स हैं, जो स्पेशली चैलेंज लोग हैं, वो किस तरीके से वोट डाल सकते हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के ऊपर भी खासा फोकस रहा है क्योंकि युवा प्रधान देश भी भारत है। इसी के साथ में चुनाव आयुक्त के द्वारा ये तमाम जानकारी साझा की। बिल्कुल, देखिए साक्षी ने जानकारी दी है। दरअसल 1.8 करोड़ नए मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर जिनका जिक्र किया गया है। तो वहीं अगर युवा मतदाता की बात करें जिनकी उम्र 18 से 29 है, वो 21 करोड़ से अधिक हैं। और महिलाओं की अगर बात करें जो पहली बार वोट डालने वाली महिलाएं, उसमें 85.3 लाख हैं। 85 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता 82 लाख हैं। 100 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो 2.18 लाख हैं। तो ये पूरी लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है कि कुल मतदाता कितने हैं। 96.88 करोड़ हैं। पुरुष की अगर बात करें तो 49.7 करोड़ है। महिलाओं की अगर बात करें तो 47.1 करोड़ है और ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो ये 48,000 है। क्योंकि कल पूरी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से दी गई और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। पूरी जानकारी वो दरअसल दे रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। 1.5 करोड़
चुनाव अधिकारी रहेंगे। 1.40 लाख जवान तैनात होंगे। लोकसभा चुनाव में 1.5 करोड़ चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी जानकारी आपको दी, कुल 10.50 लाख मतदान केंद्र यहां पर बनाए जाएंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राज्य पुलिस बलों के साथ साथ 3.40 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ जवानों को तैनात किया जाएगा। और बंगाल का जिक्र क्योंकि इससे पहले पलक कर रही थी, तो बंगाल में सीएपीएफ के 92,000 कर्मियों व जम्मू और कश्मीर में 63,500 कर्मियों की तैनाती होगी। वहीं चुनाव आयुक्त ने आगे ये भी कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तमाम ये बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव में हिंसा करने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी होगा। उन्होंने आगे ये कहा कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, समुद्री, पहाड़ी, रेगिस्तानी, मैदानी इलाकों में ऐसी तैयारी की है कि हर मतदाता अपना वोट डाल सकेगा। चुनाव का ये महापर्व हम सबके लिए ऐतिहासिक अवसर है और इसमें हम सभी को हिस्सा लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे खबरों में। देखिए, चुनाव का ऐलान हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया। बीजेपी एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार और हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट मांगेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव तारीख के ऐलान पर ये पोस्ट, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इसी बीच देखिए चुनाव की तारीखों का जैसे ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया है और बीजेपी एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट के जरिए कहा है। और देखिए, सबके बीच में दक्षिण का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जारी है। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना के नगरकोलम के बाद अब कलबुर्गी में पीएम मोदी का दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि संबोधन इस दौरान पीएम का रहा। उनके द्वारा कहा गया कि जनता ने घोषणा कर दी है अब की बार बीजेपी 370 पार। तो देखिए 370 पार के नारे लगातार बीजेपी के द्वारा दिए जा रहे हैं। पीएम का दक्षिण का दौरा बेहद खास रहा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दक्षिण के दौर कर्नाटक में मौजूद रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी यहां पर कई बातों का जिक्र किया। और प्रीति, जब हम दक्षिण के दौरे की बात करते हैं तो कई मायनों में खास हो जाता है। लगातार दक्षिण को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। 131 सीटें दक्षिण भारत से आती हैं और बीजेपी बखूबी जानती है कि जब हम कर्नाटक की बात करती है तो कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में हार के बाद और भी ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है ताकि चुनावों में जीत का परचम लहराया जाए और कर्नाटक हो या फिर दक्षिण भारत हो, वहां से ज्यादा सीटें आ पाए। बिल्कुल, आपने साक्षी सही कहा और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अगर हम कह रहे हैं कि मिशन दक्षिण, तो आप समझिए कि दक्षिण का दौरा एक के बाद एक लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि आज कल या ये कुछ दिनों पहले से, हम लगातार कुछ समय से अगर देखें उनकी तरफ से दक्षिण में जाना, वहाँ के लोगों से मिलना, उनकी भाषा में बात करना, उनके साथ संवाद करना, उनको ये बताना कि दक्षिण के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, क्यों ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री ने हर बात इस बात का जिक्र किया है। और अब जब प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण में जा रहे हैं, लगातार मिशन साउथ पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सौगातें दक्षिण की जनता को दी गई है। अभी दक्षिण से होते हुए ही तय किया था उन्होंने जब वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंच रहे थे। यानी कि देखिए प्रधानमंत्री ने किस तरीके से वहां के लोगों को जोड़ने का काम किया है और संदेश भी दिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो लोगों से कनेक्ट करते हैं और लोग ये समझते हैं कि ये हमारे नेता हैं, ये हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उस बात का जिक्र वो मन से भी करते हैं।